नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है और हम अपने एनसीडे की आज माइनिंग मेथड की अगली क्लास देखेंगे। हम इस क्लास में एनसीडे से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे। आपको अभी तक अगर आप कुछ क्लासेस लिए हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से कुछ मिनट रुकेंगे और देखेंगे, कुछ लोग कनेक्ट होना चाहेंगे तो हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, इन द सैम्पलिंग द पार्ट इज कलेक्टेड। ओके, पहला तो है ना, जब भी कोई थोड़ा ये सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सैम्पलिंग के बारे में देख ले क्या। चलो पहले देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि कोई भी एक सैम्पलिंग है ना, पहले सैम्पलिंग देख लेते हैं यार, थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा सा सैम्पलिंग के बारे में देख लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट बताने में थोड़ा मेरे को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट क्लास लेने भी आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता चीज़ें। फिर उसमें क्या है कि उनको लगता है कि टीचर ठीक नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपन थोड़ा बहुत सैम्पलिंग के बारे में देख लेते हैं। माइनिंग मेथड में ही कहाँ शायद है। हम्म ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि इसमें से रेज कौन सा होता है। रेज मैंने जो बोला था कि अगर किसी स्टोप में नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसको अपन रेज बोलते हैं, है ना। अगर नीचे से खोदते खोदते ऊपर गए तो उसको रेज बोलते हैं। विंज क्या है, अगर ऊपर से खोदते खोदते नीचे आए तो उसको विंज बोलते हैं। बस यही फर्क है ना, रेज और विंज। थोड़ा फर्क पता होना चाहिए। रेज क्या होता है, विंज क्या होता है। सील पिलर समझ में आ गया कि जो नीचे की तरफ ये छोड़ रखे थे, ये उनको सील पिलर बोल रहे हैं। क्राउन पिलर समझ में आ गया, रिब पिलर समझ में आ गया। रिब पिलर में बहुत सारा कोयला छूटता है ना। ये भी एक मेजर आपको याद रखना है कि कोयला बहुत ज्यादा छूटता है रिब पिलर में। ठीक है, और उसके साथ में हैंगिंग वॉल समझ में आ ही गया कि अगर मान लो इंक्लाइंड है तो इसके ऊपर जो भी होगा वो हैंगिंग वॉल, नीचे होगा फुटवॉल हो गया। क्रॉस कट समझ में आ गया होगा कि क्रॉस कर रहा है। और पास समझ में आ गया कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोयले को प्रोवाइड करने को, वो हो गया आपका और पास। शाफ्ट तो ये पूरा का पूरा शाफ्ट है ही है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब आते हैं अपना सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्यों करते हैं अपन, कि उससे अपन को पता चल सके कि क्या, मतलब अपने को एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज वगैरह और एक्स्ट्रा पता करनी हो, लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन प्राप्त करनी हो, प्रॉपर साइज पता करनी हो किसी भी अपने ओवर बॉडी वगैरह का, तो वो काम में आता है सैम्पलिंग। एक होता है ग्रेव सैम्पलिंग। ग्रेव सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप रेंडमली सेलेक्ट करते हो कहाँ कहाँ से, आपका जो भी कोई ब्लास्टेड फेस है वहां से, या कोई डंप है वहां से, तो वहां से आप जा जाके थोड़ा ग्रेब कर लोगे। जैसे ये भाई साहब है ना, ये आपके ग्रेब कर रहे हैं ना, थोड़ा 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 सैंपल सब जगह से लेते हैं। इसी को अपन बोलते हैं ग्रैब सैंपलिंग। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, अब सिंपल सा यार। अब आपको कहीं से सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हो तो आपको ब्रश चाहिए, सीजर कभी कभी जरूरत पड़ता है तो, हैमर, चीजल्स, छेनी, छेनी जानते हैं ना, चीजल्स, कोर बेरियल, ये थोड़ा बहुत तो पता लग जाएगा कॉमन सेंस से ही। देखो, टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या है, चार पांच प्रकार की होती है। एक होता है ग्रेव सैम्पलिंग जो अभी अपन ने देखा, एक होती है चैनल सैम्पलिंग, एक होता है चिप सैम्पलिंग, एक होता है बल्क सैम्पलिंग, एक होता है बोरहोल सैम्पलिंग। ठीक है, बोरहोल सैम्पलिंग, बल्क सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग, चैनल सैम्पलिंग और ग्रेव सैम्पलिंग। ठीक है, चैनल और ग्रेप ग्रूव्स। चैनल सैम्पलिंग किसे बोलते हैं, चैनल सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, ग्रूव सैम्पलिंग। ठीक है, चैनल और ग्रूव सैम्पलिंग इज द कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रूव कट। मतलब ऐसा कुछ ग्रूव कट करोगे आप, ऐसा कुछ बनाओगे नाली टाइप का, और उसमें से जैसे यहाँ पे इन्होंने नाली बना रही है और वहां से आप सैम्पलिंग कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये जनरली आप ट्रेंचेस, पिट्स, अंडरग्राउंड माइंस, ड्रिफ्ट, विंजेस, रेज, शाफ्ट्स, इनसे लेते हो। इसका पर्पज क्या होता है, यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ड्रॉन ओवर द इंटायर विड्थ ऑफ द ओवर बॉडी। जिससे क्या है कि आपको यूनिफॉर्मली आप सैम्पलिंग ले पाओ। ठीक है, चैनल सैम्पलिंग समझ में आ गया, ग्रेव सैम्पलिंग समझ में आ गया। ग्रेव तो मतलब कहीं कहीं अंट शंट जगह जाके आप सैम्पलिंग ले रहे हो।
और चैनल सैम्पलिंग मतलब क्या हो गया कि एक चैनल रहेगा, उससे आप कलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे ओपन कास्ट में ये सब हो रहा है, ये अंडरग्राउंड का दिख रहा है आपको। यहाँ से आप मटेरियल सैम्पलिंग, ये भाई साहब अपने पाइप में ले रहे हैं, पाइप का टुकड़ा कटा हुआ है। एक होता है चिप सैम्पलिंग। चिप सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें एक पैटर्न बनाया जाता है। मान लो आप कोई स्क्वायर पैटर्न बना रहे हो, कोई रेक्टेंगल पैटर्न बनाएगा, कोई सर्कुलर पैटर्न बनाएगा, और यहाँ 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 से कलेक्ट करोगे आप अलग अलग जगह से, है ना। इसमें यहाँ यहाँ से, तो इसको बोलते एक ग्रिड टाइप का बनाएंगे, और ऐसे भी अंदर से भी ले लोगे, तो इसी को बोल रहे हैं अपन चिप सैम्पलिंग। समझ आया? चिप सैम्पलिंग, ग्रेप सैम्पलिंग, चैनल सैम्पलिंग। एक होता है बल्क सैम्पलिंग। बल्क सैम्पलिंग बहुत कॉस्टली होता है ना, वेरी कॉस्टली, क्योंकि बट वेरी एक्यूरेट। क्योंकि इसमें है ना, आप बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग का वेट रखते हो। इसमें 100 से 250 किलोग्राम का वेट रखते हो, आप अलग अलग जगह से लेते हो, बट उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। आप इसमें आप ब्लास्ट फेज पे जाओगे, माइन कार से ले लोगे, अंडरग्राउंड ड्राइवेज से लोगे, अलग अलग जगह से सैम्पलिंग लोगे, कलेक्ट करोगे, फिर उसका वजन लगभग 100-250 किलोग्राम हो जाएगा, तब उसका सैम्पलिंग, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह कैलकुलेट करते हो। बोरहोल के सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे जहाँ ये ड्रिल मशीन जहाँ चल रही होती है, वो होल मारती है, वहां से जो मिट्टी निकलती है उसका आप सैंपल लेते हो, उसको आप बोरहोल सैम्पलिंग बोलते हो। ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत अब आपको सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। बोल रहा है कि इन द सैम्पलिंग ए पार्ट ऑफ ए पार्ट इज कलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूज एनी सिंगल वर्ड। बोल रहा है कि जो ये टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको आप अगर एक वर्ड में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप पॉपुलेशन। क्या बोलोगे? पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन आप टर्म और भी जगह यूज करते हो। कहाँ पे? पॉपुलेशन टर्म आप और भी जगह कहाँ यूज करते हो? जैसे बहुत सारी मशीन्स होती है ना, जैसे मान लो एक कोई प्रोजेक्ट मान लो आप, निगाही नहीं, छोड़ो, बीसीसीएल का एक माइंस मान लो आप, कतरास, गोविंदपुर एरिया में है, डिग्री 1, डिग्री 2 ऐसे कुछ है, या मुनिडी मान लो, आपके बीसीसीएल में पड़ता है ये भी माइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ डिग्री 3 सीम पाई जाती है, यहाँ डिग्री 1 और 2 पाई जाती है। तो यहाँ जो कतरास एरिया में जितनी भी प्रकार की मशीनरी होगी, शोवेल, डंपर, डोजर, ग्रेडर, तो ये जो शोवेल है, बोलेगा पॉपुलेशन, तो ये बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ मशीनरीज। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ मशीनरी हो गई। यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया, तो पॉपुलेशन ऑफ द सैम्पलिंग, तो ये पॉपुलेशन भी बोल सकते हो आप, है ना। थोड़ा ये चीजें माइंड में रहे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इन फॉलो इज फॉलोइंग ड्यूरिंग द सैम्पलिंग फ्रॉम द वेगन और डम्प्स। कह रहा है कि वेगन और डम्प से अगर आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ द स्कूप्स टेकन इन द रेगुलर इंटरवल, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? उस सैम्पलिंग को क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं हम ग्रैब सैम्पलिंग। मैंने बोला ना, जहां तहां जाके आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं ग्रैब सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द अकरेंस ऑफ द मिनरल इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रॉक, देन विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज। कह रहा है कि अगर मान लो कोई मिनरल है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट, कोई मान लो ये रॉक है ना, अब इसमें रेंडमली यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे मटेरियल है, यहाँ कहीं पे है, ये तो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज स्ट्रेटेजिकली फॉलो, तो उसके लिए अपन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन
यूज करते हैं। When the occurrence of the mineral, rare mineral, in randomly distributed in the rock, when which of the distribution pattern is strategically followed, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ये ट्यूशन याद रख लेना, है ना, कि कभी भी कोई रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो किसी भी रॉक में मिनरल, तो हम उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेप सैम्पलिंग समझ में आई गया, पॉपुलेशन समझ में आई गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अभी तक देखे थे। चलो अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लॉन्ग वॉल माइनिंग। कह रहा है कि लॉन्ग वॉल माइनिंग के लिए इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ठीक है। देखो, पहला तो टेंसाइल स्ट्रेस, 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक और होता है शियर स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस मान लो कि ये कोई एक ये है, अगर आप इधर भी फोर्स लगा रहे हो इधर भी फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें जो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर मान लो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस देखना है तो आप अगर मान लो ये कोई पॉइंट ए ही मान लो, है ना, ये भी ये पॉइंट ए ही है, अगर आप इधर से भी धक्का मार रहे हो इधर से भी धक्का मार रहे हो तो इस पे क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स है। एक होता है शियर स्ट्रेस, अगर मान लो ये कोई पट्टी है दूसरी कोई पट्टी है, ये भी नहीं यार, इसमें मतलब इस तरह से और इस तरह से जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। टेंसाइल कंप्रेसिव आपको ज़्यादा याद रखना है और फिर शियर स्ट्रेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे केवल टेंसाइल स्ट्रेस इस वाले पे फोकस करना है, कि कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे ये सब खिंचाव ज़्यादा होगा। ऐसा खिंचाव जैसे लॉन्ग वॉल में आपको पता ही है कि पूरा का पूरा इस तरह रहता है और आप एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, यहाँ गोप बनता जाता है। ठीक है ना, तो गोप जो रहता है उसके नीचे कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो ये मिडिल वाला पॉइंट पे क्या होगा, इधर भी खिंचा होगा इधर भी खिंचा होगा, तो मिडिल पॉइंट। तो मैक्सिमल मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेस रिमेन एट द सेंटर ऑफ द गोफ। देखो ये आपका डायरेक्शन ऑफ द माइनिंग इधर है, ये आपका गोफ, तो यहाँ पे कहीं सेंटर में इसका मैक्सिमम रहता है। सो आपका जो भी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो रिमेन एट द सेंटर ऑफ द गोफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द यंग्स मॉडुलस इज स्मॉल फेलियर ऑफ इमीडिएट रूफ विल बी इनिशिएट। कह रहा है कि जब भी यंग्स मॉडुलस, पहले तो आपको पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस, ये इसलिए भी थोड़ा आपको याद नहीं हो रहा होगा कि रॉक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, अभी अपन माइनिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो तो याद नहीं आ रहा। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको और आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ये होता है, कह रहा है कि अगर यंग्स मॉडुलस बहुत स्मॉल है तो कह रहा है कि फुल इमीडिएट रूप विल बी इनिशिएट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होएगा, ये भी सेंटर ऑफ गोप्स भी होगा ना। अगर मान लो मेरे को ये लाइन नहीं भी देता तो भी मैं फेलियर ऑफ द इमीडिएट रूफ विल बी इनिशिएटेड एट द सेंटर ऑफ द गोप। यहाँ यंग मॉडुलस दे दिया कि स्मॉल है, तो वो भी एट द सेंटर ऑफ गोप, कि सेंटर ऑफ गोप पे आप में मैं बोला ही था कि टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो फेलियर भी सेंट्रल से ही ज़्यादा होगा, एट द सेंटर ऑफ गोप। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द फर्स्ट केविंग इन द लॉन्ग वॉल वर्किंग स्टार्ट। कह रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि जो केविंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है।
ये कब होती है? देखो, आपको पता है कि टेंसाइल, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो प्रॉपर्टी ऑफ दैट रॉक, है ना। जैसे मान लो आपकी एक कोई रबड़ है, तो रबड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, एक टाइम तो आएगा ना जब वो टूट जाएगा, है ना। तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कब तक वो चीज रहती है। तो वैसे ही आपकी जो रूफ है, वो तब टेंसाइल स्ट्रेस जो है, अगर जब आपके टेंसाइल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा, तब वो रूफ फॉल डाउन हो जाएगी, है ना। तो it is usually start when the tensile stress is certain point of the roof over the gap exceed the tensile strength। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ से टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जब ये ब्रेकआउट ओके रूफ फॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द थिकनेस ऑफ द इमीडिएट रूफ इज मोर देन एक्स मीटर या ए मीटर, देन इट इज बिकम द स्ट्रोंगर एंड बिहेव लाइक द मेन रूफ। कह रहा है कि अगर मान लो ऐसे रूप लेस में होती है और यहाँ आपका वर्किंग चल रहा है ना। कह रहा है कि जो इमीडिएट रूप है, तो यहाँ अगर आप काम कर रहे हो मान लो इस हेडिंग में, तो इमीडिएट रूप तो यही हुई। तो अगर इसकी कितने मीटर अगर विड्थ होगी, तब ये एक मेन रूप की तरह काम करने लग जाएगी। उसकी होगी 6 मीटर। अगर 6 मीटर के आसपास अगर आपकी जो ऊपर वाली इमीडिएट रूफ है उसकी अगर चौड़ाई हो या थिकनेस हुई, तो वो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी और वो मेन रूफ की तरह काम में कर जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर इमीडिएट रूप की अगर जो थिकनेस है वो अगर 6 मीटर से ज्यादा हो गई या 6 मीटर हो गई, तो वो एक स्ट्रोंगर हो जाएगी और वो मेन रूप की तरह काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द साइड अबूटमेंट प्रेशर एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेन रूफ। जिसको आता है वो आंसर रखिएगा, बाकी का मैं थोड़ा देखता हूँ कि आपको कोई डाउट है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। आरपीएससी, यस सर। सर विल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 211। यार, जिसने पीपीटी बनाई उसने क्या पता न्यूमेरिकल होगा तो छोड़ दिया होगा। देखता हूँ मैं। वो भी कल इसको ले लेंगे, अगर वैसा लगा कि बताने जैसा। ठीक है। वैसे माइनिंग मेथड के आप अगर इस एनसी डे के 250 क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन इसमें है, एक एक गोरई में भी कुछ 100 150 क्वेश्चन उसमें है। अगर आप इतने क्वेश्चन का बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे तो वो बहुत सफिशिएंट है ना। आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ लो और फिर इतने क्वेश्चन कर लो, बहुत ज्यादा होते हैं। आप उसको बार बार रिवाइज करो और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया, सारे जितने पेपर हैं, आप किसी भी XYZ पेपर की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप राजस्थान के माइनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हरियाणा के माइनिंग ऑफिसर, यूपी, एमपी, जहां पे माइनिंग ऑफिसर होता है सबके पेपर देखने हैं, है ना, माइनिंग के। और उसको देखना है पीवाईक्यू कोर्स। ठीक है। और पीपीटी का मैं जो बोला है कि वो मैं बता दूंगा, मतलब बता क्या दूंगा, मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। ठीक है, ये क्लास खत्म होते ही मैं एक फोल्डर बना दूंगा आरपीएससी सेक्शन में, और उसमें सारे के सारे लेक्चर्स और सारी सारी पीपीटी जो भी अपन इस क्लास में कवर किए हैं वो सारे के सारे डाल दूंगा। ठीक है। चलिए।
what will be the relation between the side abutment pressure and the Young's modulus of the, देखो यंग्स मॉडुलस तो मैं आपको अभी बताया था कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। ये लिखा होगा मैंने, हाँ, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, साला दोनों काला पेन हो गया, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। जैसे मान लो ये आपका, यार इसमें मेरे को, जैसे मान लो आपका ये कोई बार है, ठीक है, पहले मान लो इसकी लेंथ है L1, ठीक है, और अब इसको आपने जो फोर्स लगाया और ये थोड़ा लंबा हो गया और इसकी लेंथ हो गई L2, ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेन होगा ना, स्ट्रेन क्या होगा कि चेंज इन द लेंथ डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ L1, तो मतलब L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है, ये आपका स्ट्रेन हो गया कि कितना आपकी लेंथ में चेंज आया बाय कितना आपकी इनिशियल लेंथ थी। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कि आपने मान लो इस पे F फोर्स लगाया और कितना एरिया है, तो F बाई ए। तो इन दोनों को यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बाई, उल्टा बोल दिया क्या मैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये उल्टा सुल्टा मेरे से भी अभी तक होता है, तो आप थोड़ा है ना इसको ढंग से रिवाइज करके जाइएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या था, F बाई ए, और स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया भाजक डेल्टा L बाई एल। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस। अब बोल रहा है कि अबूटमेंट प्रेशर के साथ उसका क्या रिलेशन, अबूटमेंट प्रेशर वगैरह क्या होता है, देखो यार कुछ डाला हो तो, हाँ, देखो जहां जहां कोल सीम होगी ना वहां पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो प्रेशर होता है। अब जैसे जैसे आपने यहाँ जैसे मान लो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अबूटमेंट प्रेशर जो किनारों पे है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इस जगह एज पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फिर वापस कम होएगा, फिर वापस यहाँ पे देखो यहाँ खाली है, गोफ की तरफ जा रहे हैं अपन, तो यहाँ फिर बढ़ेगा, एज पे फिर बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है अबूटमेंट प्रेशर। ये आपका 30 मीटर पे 20 मीटर पे इस तरह दिखता है, 10 मीटर पे ऐसा दिखता है, 5 मीटर पे इस तरह दिखता है। ऐसा कोई बकैती ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कोई ग्राफ से, बट आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए अबूटमेंट प्रेशर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो अपने को यहाँ पूछ रहा है कि जो साइड अबूटमेंट प्रेशर और यंग्स मॉडुलस में अगर आपको कोई रिलेशन पूछे, तो आपको यही बोलना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्चुअली डिटरमाइन द पीरियोडिक वेटिंग लेंथ इन द लॉन्ग वॉल। कह रहा है कि आपकी जो वर्क लॉन्ग वॉल की जो वेटिंग लेंथ है ना, वो आपको डिटरमाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो प्रॉपर्टी क्या है, क्या होती है बताओ, कि आपकी रूप कैसी है, जो मेन रूप है ना उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको लंबा लॉन्ग वॉल में स्ट्रेस बहुत लंबा होता है, और आपके बोर्ड एंड पिलर में तो चलो सपोर्ट के लिए नेचुरली सपोर्ट के लिए आप बना देते हो, तो रूप इतनी उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता जाता है। लेकिन लॉन्ग वॉल में तो आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट यूज करना है, तो उसकी रूप की प्रॉपर्टीज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कैसी होगी लॉन्ग वॉल की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल्स द magnitude and direction of the front abutment pressure for the immediate roof in the long wall working।
अबूटमेंट प्रेशर का भी अपन ने देखा ही था कि अबूटमेंट प्रेशर डायरेक्टली और सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अबूटमेंट प्रेशर। और द अबूटमेंट प्रेशर को कौन सा कंट्रोल या इफेक्ट या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, तो वो यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट abutment pressure for immediate roof in the long wall। देखो यार एनसी डे, मेरे पास तो पीपी बुक ये वाली है, लो देखो। अब दिख रहा ना आपको कि एनसी डे में ये चैप्टर है आपके माइनिंग मेथड जो अभी अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 250 क्वेश्चन है माइनिंग मेथड के। फिर उसके बाद में माइनिंग इन्वायरमेंट के लगभग 150 क्वेश्चन, 140 एक 150 क्वेश्चन है, ठीक है। माइनिंग इन्वायरमेंट हो गया, फिर माइनिंग मशीनरी हो गया, फिर माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन सेफ्टी हो गया, फिर रॉक मैकेनिक्स के हो गए, और फिर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, जियोलॉजी सर्वे, मिनरल ड्रेसिंग और मिनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे करीबन 10 टॉपिक है। अभी अपन माइनिंग मेथड है जो लगभग होने वाला है, फिर इनमें से ही अपन एक कोई टॉपिक उठाएंगे, एक टॉपिक फिर उसको कवर करेंगे, ठीक है। आप करो ना भाई, जितना हो सकता है मैं मेरे हिसाब से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा करा दूं, है ना, जितना जल्दी हो सके, जितना सही से हो सके। ब्रिज गोपाल जी, मैंने आपको शेयर तो कर दिया। अब इनमें से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी होगा मैं वो करा दूंगा, ठीक है। आप उससे निश्चिंत रहिए, जो मैं करा रहा हूँ आप उसको बस रेगुलरली फॉलो करें। इनमें से देखो, आपको लगता होगा कि लेजिस्लेशन थोड़ी पूछता है, बट पूछता है ना। जो मैं उस दिन शायद पहले या दूसरे लेक्चर में आपको एक टेबल याद करा रहा था, तो वो भी पूछता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो गेट का सिलेबस है वैसा ही आपके आरपीएससी भी पूछेगा, थोड़ा बहुत तो पूछेगा ही ना यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछेगा। और 2014 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो इजी थे। अब वैसा उम्मीद मत करना कि उतने इजी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा तो टफ लेवल लेके जाएगा। और देखना है तो आप हरियाणा का पेपर हुआ है अभी एएमई वगैरह का, आप उसको एक बार देख ले। चलिए, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ द बैरियर इन बिटवीन द टू पैनल्स। देखो आपको मैं बताया था, कल कल ही बताया था कि पैनल में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मान लो ये एक पैनल है, एक ये दूसरा पैनल बनाया आपने, तो यहाँ वाला हेजार्डस यहाँ ना पहुंचे या इसको यहीं पे रोका जा सके, कर्टल कर ले, बाकी जगह के पैनलों में उसका इफेक्ट कम से कम हो या ना हो, इसलिए हम पैनल फॉर्म करते हैं। तो बोल रहा है कि जो पैनल फॉर्म तो आप तो कर दिए, बट पैनल के बीच में जो मिनिमम साइज साइज ऑफ बैरियर, ये बैरियर बनाते हो ना,
तो उसकी साइज क्या होगी, वो एक आपके पिलर के बराबर होगी, इक्वल टू द पिलर साइज। ठीक है। वाटर बियरेंस ऑफ द इंडियन कोल सीम, कह रहा कि जो इंडिया का जो कोयला है उसमें पानी का स्टोरेज या बियरिंग कैपेसिटी कैसी है। वो ठीक ठाक है, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, मीडियम है, मॉडरेट है। अगला क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ टू गैसी सीम द रेट ऑफ गैस इमिशन। देखो रेट ऑफ, ये डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 के बारे में आपको थोड़ा तो जानकारी होगा। डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3, आपको पता ही है कि डिग्री 3 थोड़ा हानिकारक होती है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है, हर चीज़ में थोड़ी डेंजर है ये गैस। तो आपको पूछ रहा है कि आप ऐसा बोल कैसे रहे कि यहाँ डिग्री 1, जैसे मैंने अभी आपको बात पहले बता रहा था कि जो NAKC बोला था, न्यू आकाश किनारे, और कतरास में जो है, वहाँ पे कतरास बोल दिया होगा, तो न्यू आकाश किनारे। और एक में कौन सा बोला था, मुनिडी। ये दोनों BCCL की माइन से है ना, तो दोनों अंडरग्राउंड है। यहाँ पे मैं बोला था कि फर्स्ट ईयर सेकंड डिग्री होगा, लगभग फर्स्ट डिग्री होना चाहिए ना, फर्स्ट डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड डिग्री। तो आप ये कैसे कह दे रहे हो कि ये फर्स्ट डिग्री है थर्ड डिग्री, ये आप इसलिए कह दे रहे हो क्योंकि वहाँ पे जो रेट ऑफ गैस इमिशन, गैस कैसे इमिशन हो रहा उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मान लो जो गैस इमिशन है वो 1 मीटर क्यूब पर टन से कम है, तो उसको हम बोल रहे हैं डिग्री 1। अगर मान लो डिग्री 2 कब बोल देंगे, अगर 1 मीटर क्यूब पर टन से लेके 10 मीटर क्यूब पर टन तक है, तो उसको हम डिग्री 2 बोल दे रहे हैं। डिग्री 3 कब हो जाएगा, जब 10 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, डिग्री 2 का पूछा है तो वेन द 1 क्यूबिक से, लेकिन 10 क्यूबिक से कम हो। अगला क्वेश्चन है, द गोफ इज द रिलेशन टू द बोर्ड एंड पिलर और द लोंगवार वर्किंग मीन ए प्लेस। गोफ किसे बोल रहे हैं, वही बोल रहा है भाई। अब गोफ गोफ किसे बोलते हैं ये तो मतलब बताना ना पड़े तो ठीक है। गोफ वही चीज जगह है, जैसे मान लो आपका ये कोई वर्किंग है, वहां से आप कोयला आगे निकालते निकालते जा रहे हो, तो खाली जगह जो बची है ना, जहाँ पे आप जो कोयला तो एक्सट्रैक्ट कर लिए हो, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते करते यहाँ पहुंच गए, तो ये जो खाली जगह है इसी को हम गोफ बोल रहे हैं। Gulf is the where Gulf is known as where the coal has been extracted but now not a working phase। मतलब वहां से कोयला तो निकाल लिया लेकिन वहां अब कोई वर्किंग फेस है नहीं, तो उस चीज को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द डिप्लेयरिंग ऑपरेशन द मेजर कोल लॉसेस आर फॉर्म फ्रॉम। कह रहा है कि आपके जब भी डिप्लेयरिंग करते हो तो उसमें मेन लॉस आपका कहाँ होता है। आपको मैं बताया था कि आप क्या होता है, रिब्स छोड़ते जाते हो। कोल लेफ्ट इन एज द रिब्स विद इन द पिलर्स। आपके पिलर में आप रिब्स छोड़ते जाते हो ना, जैसे मान लो कोयला निकाला, तो कोयला आप काटते काटते इतना थोड़ा रिब्स छोड़ते हो, तो उस रिब में बहुत सारा कोयला वेस्ट होता है, तो ये मेजर लॉस है आपका। ऐसे ही आप जब मान लो ये ओपन कास्ट है, तो यहाँ आप अगर ड्रैग लाइन यूज कर रहे हो, है ना, अब ड्रैग लाइन तो मैं बना नहीं पाऊंगा पर ये मान लो ये ड्रैग लाइन है, तो ड्रैग लाइन जब भी चलती है ना, तो ये जब भी आपका डंप जो रहता है, यहाँ आपका क्या कुछ कोयला आप छोड़ के चलते हो, ये आपने ये कोयला निकाल लिया, यहाँ पे आप कोयला छोड़ के चलते हो। ये बहुत लंबा, जैसे मान लो अब आपकी माइंस की लंबाई चौड़ाई 2 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो आपको 2 किलोमीटर, और अगर मान लो ये 1 मीटर का छोड़ रहे हो, मान लो 1 मीटर भी छोड़ रहे हो, तो 1 मीटर इंटू 2 किलोमीटर इंटू इसकी अगर मान लो इसकी
ऊंचाई कितनी, 18 मीटर की, तो इतना कोयला आप छोड़ के जाओगे। और ये यहाँ नहीं, आपके जैसे ये एक पेज है, तो इस एक पेज पे फिर आगे के पेज पे फिर आपको इतना ही छोड़ना है, फिर आगे गया तो फिर आगे ऐसे ही छोड़ना है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये जो डंप है इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे छोड़ रहे हो। तो ऐसे नुकसान तो होते ही यार कोयले में। अब आपके पास कोयला है भी बहुत सारा है, थोड़ा बहुत होता है तो होता है, क्या करें, स्टेबिलिटी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइन लाइफ टाइम शुड बी कैलकुलेटेड। कह रहा है कि जो माइन का लाइफ है वो कैसे कैलकुलेट करते हो? जियोग्राफिक, जियोलॉजिकल रिजर्व, कॉमर्शियल रिजर्व, वर्केबल रिजर्व और इनहेरेंट रिजर्व। ये आप है ना जो भी माइंस का लाइफ कैलकुलेट करते हो वो कॉमर्शियल रिजर्व पे कैलकुलेट करते हो। कॉमर्शियल रिजर्व कितना है? चलो ये आपका होमवर्क है, आज जाके पता करना कि इंडिया में कॉमर्शियल रिजर्व कितना है। ठीक है, इंडिया का रिजर्व कितना है? पहला क्वेश्चन, इंडिया का रिजर्व कितना है। दूसरा, इंडिया की रैंकिंग कितनी आती है दोनों चीज़ों में, पहला रिजर्व में, दूसरा प्रोडक्शन में, वर्ल्ड में बताना। फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें देखना आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following method is still followed in the maximum number of the underground coal mines in India? कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो अभी भी बहुत ज्यादा प्रख्यात है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बोर्ड एंड पिलर, सबकी जबां पे क्या है, जुआ कैसे नहीं, बोर्ड एंड पिलर। अगला क्वेश्चन है, सीन्स विद द बेड रूफ हैविंग द स्ट्राटा कंट्रोल प्रॉब्लम इज सुटेबल फॉर। बताओ इनमें से कौन सा है जिसमें आप वहाँ यूज कर सकते हो, जिसका रूफ है, बेड रूफ है, और उसमें स्टार्टअप कंट्रोल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा मेथड सबसे ठीक रहेगा इन जो दिए गए हो? अगर स्टार्टा कंट्रोल प्रॉब्लम है और बेड रूफ है तो आप उसमें लॉन्ग वॉल यूज करते हो, वहाँ सपोर्ट सिस्टम वगैरह आप आर्टिफिशियली वगैरह बहुत मैकेनाइज माइंस होती है, तो उसमें आप रूफ लॉन्ग वॉल वगैरह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर मान लो आपका बेड रूफ रूफ अच्छा नहीं हुआ, वहां पे स्टार्टर कंट्रोल का प्रॉब्लम है, तो आपको लॉन्ग वॉल मेथड ही चूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम रेट ऑफ द स्टोन डस्ट। आपको ये तो पता है ना कि स्टोन डस्ट यूज करते हैं हम, क्यों करते हैं? क्योंकि आपके एक्सप्लोजन वगैरह को कंट्रोल करता है या रोकता है ना स्टोन डस्ट। तो आपको कितना स्टोन डस्ट यूज करना है? 2.5 केजी पर टन, 2.5 केजी पर टन, ये याद रखना है। कितना? 2.5 केजी पर टन। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, एक होता है स्टोन डस्ट बैरियर भी होता है। साला अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, स्टोन डस्ट बैरियर एक उसमें भी होता है हेवी वाला, उसमें हेवी वाला, लाइट वाला। अब उसमें भी अलग अलग है, इसमें शायद कितना था यार, थोड़ा मेरे को रिकॉल हो जाएगा अभी, मैं जब अगर आ गया तो मैं और ढंग से बता दूंगा, ऐसे होता है। ठीक, उसका भी अलग अलग है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, अगर आया ढंग से तो मैं और बता दूंगा। ये मैं फर्स्ट क्लास में आता था तो मैं वहां पढ़ा था, अगर आपके यहाँ पे भी दिखेगा, मुझे लग रहा है लेजिस्लेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ आएगा, ये आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ मैं ये बोलना भूल गया, मेरा फर्स्ट क्लास भी निकला हुआ है और अच्छे से निकला हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ओपनिंग अप एंड द अंडरग्राउंड माइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ओपनिंग अप द, कह रहा है कि आपको ऐसा कौन सा इनमें से सबसे एप्ट है जब भी आप अंडरग्राउंड माइंस खोलते हो या ओपन करते हो। अगर कोई भी अंडरग्राउंड माइंस चला रहे हो ना, क्योंकि अंडरग्राउंड माइन से होता है प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे,
है ना। ऐसा थोड़ी ओपन कास्ट में लगा दिए, डंपर लगा दिए, सोवल तवा दम हो रहा, मिलियंस में प्रोडक्शन, खड़िया 15 मिलियन, निगाई 25 मिलियन, गेवरा माइन 40 मिलियन। ऐसा नहीं होता बाबू, वहाँ मिलियन करने में 12 बज जाती है। अंडरग्राउंड है वो, जहाँ आपको हर चीज का देखना है। बारिश आ गई तो समस्या आ गया, वाटरिंग डी वाटरिंग का समस्या आ गया है, आदमी बेहोश हो रहे हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीजें है ना। तो आपको अंडरग्राउंड में क्या होगा, आपको लंबे टाइम तक प्रोडक्शन करते रहना है, तो ड्यूरेशन ज्यादा मान लो, है ना। तो उस और डिफिकल्ट भी है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका इक्विपमेंट है ना, वो आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब कि रिलायबल होना चाहिए, या फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो वेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लीस्ट, दैट मैटर वी विल चूज। Which of the following is most suitable for the operating up and the underground mines? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द ओपनिंग अप एंड ओपन कास्ट माइन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपनिंग अप एंड द ओपन कास्ट माइन। कह रहा है कि ओपन कास्ट को अगर आपको खोलना है या ओपन करना है, तो इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। देखो, आपको पता ही है ना, ओपन कास्ट के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया आता है। तो देखो, सबसे मेन दिक्कत क्या है कि पहले आपको जमीन खरीदनी है, लैंड एक्विजिशन, लैंड एरिया एक्विजिशंस इज द मेन प्रॉब्लम, एंड रिहेबिलिटेशन। अगर मान लो आपने इतना बड़ा एरिया ले रहे हो, तो यहाँ बसी जुट और छोटे छोटे गांव होंगे, उनको आपको शिफ्ट करना है, फिर उनको वापस लैंड लेके देके उनको वापस रिहेबिलिटेशन कराना है, उनको रोजगार दिलाना है। तो ये बहुत ज्यादा, अब आदमी पहले 25-30 साल पहले मांग रहा था, उसको 10 लाख रुपए दे दिए, अब बोलेगा वो कि आज कभी भी केस करके करते हैं, कोर्ट का तो कोर्ट अपनी इच्छा अनुसार कभी कभी बातें करती है। तो रिहेबिलिटेशन एंड क्या हो गया, एक लैंड एक्विजिशन। अब ये हाईवे वगैरह या बुलेट ट्रेन बनती है, तो वहां पे भी क्या दिक्कत आ रही है, लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन तो दिक्कत आएगी भाई, लोग देना ही नहीं चाहेगा अपना जमीन। मान लो तुम किसान हो, अपनी खेत में अच्छी पैदावार हो रही, कोई वहां से हाईवे निकालना चाहेगा, तुम देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तभी तुम वहां से हटना चाहोगे ना। तो वही वाली बात है। तो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन इज द मेजर cause or difficulties you will face। अच्छा, एडिट के बारे में शायद मैं कल बताया था कि ऐसे हिली एरिया में हॉरिजेंटली जो लगाते हो आप, उसको एडिट बोलते हैं, हिल टर्न बेल जो लगाते हो। अगला क्वेश्चन, इट इज द सॉलिड ब्लॉक ऑफ द कोल सराउंडेड ऑन द ऑल इट्स साइड बाय द गैलरी। कह रहा है कि एक बहुत सॉलिड ब्लॉक है कोयले का, और गैलरी रहती है चारों तरफ। ये ऐसा तो पिलर ही रहता है, पिलर के इधर भी गैलरी, इधर गैलरी, गैलरी गैलरी गैलरी, है ना। तो ये कोल पिलर के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो बैरियर है ना, अब मान लो ये पैनल 1 है, ये पैनल 2 है, इसके यहाँ पे बैरियर है ना। तो बैरियर को आपको पंचर करना होता है कितनी जगह पे, कम से कम एक जगह पे। क्यों? क्योंकि आपको वहां से रिटर्न होके आना है। तो ये क्या है, कम से कम एक जगह पे, एक ही जगह था शायद यार। ठीक है, कम से कम एक जगह पे, मतलब कम से कम नहीं, मतलब ज्यादा, आपको एक जगह से आपको पंचर करना है उसको। पंचर करके आपको इसमें क्या, डिस्ट्रिक्ट रिटर्न बनाते हैं। पेनल बैरियर इज पंचर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्न बनाना है। डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न बनाने के लिए आप पंचर करते हो, और एक जगह से करते हो। ठीक है, थोड़ा मेरा स्पीड आज थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 7 लेक्चर ले चुके हैं यार। एक एक ही टॉपिक में उलझते रहे तो थोड़ा ठीक नहीं है। Which of the following is the mainly considered for the deciding the size of the panel? कह रहा है कि पैनल का जो साइज है, ये कोई पैनल है, पैनल 1 है, पैनल 2 है, आप पैनल का साइज कैसे डिसाइड करते हो?
कि ये इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। या ये क्वेश्चन देख चुका हूँ क्या? एक तो साला इतना चीजें देख लिया हो कि मेरे को लगता है ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आपके लिए देखा है, इस क्लास में नहीं देखा है बट देखा है। चलिए, साइज ऑफ द पिलर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन, ये 4-5 क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ ना, कि पहला तो यहां से चालू करता हूँ। अंडरग्राउंड आप जब भी चालू करोगे तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का ध्यान में रखोगे कि वो कम से कम हो। जब भी ओपन कास्ट खोलोगे या ओपन करोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होगी कि आपके एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। एडिट आप जनरली हील टेरेन टेरेन के लिए करते हो, हॉरिजेंटली करते हो। कॉल पिलर के ही चारों तरफ गैलरी होता है। बैरियर के बीच में पंचर करते हैं वो एक जगह से करते हैं, और वो पंचर इसलिए करते हैं वहां से डिस्ट्रिक्ट रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, और पैनल का जो आप साइज शेप वगैरह जो भी चुनते हो वो इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। जो साइज ऑफ द पिलर डिसाइडेड बेस्ड ऑन साइज, ये तो मैं बताया था आपको, ये 3, 3.6, 4.2, 4.8, ये टेबल बताया था ना भाई, याद करना भी बताया था कि 0.6 से याद रखो, ये ऊपर वाला तो ये हो गया गैलरी का विड्थ। ठीक है, 3, 3.6, 4.2, 4.8, और डेप्थ का मैं बताया था, क्या बताया था? 0 से 60, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, 240 से आगे 360, आगे 360 से आगे 4 और भी है। अब यहाँ आपको मैंने बोला 12 याद रखना, 12 से फिर 3 जोड़ते जाओ, 12, 15, 18, फिर इसमें 1.5 जोड़ दो, 19.5, फिर इसमें 1.5 जोड़ो 12 में तो ये 13.5, फिर 3 3 जोड़ते जाओ तो ये आ जाएगा 16.5, 19.5, फिर 1.5 जोड़ दो तो 21, फिर मैंने बोला एक छोड़ के ये वाला ले लो तो ये हो गया 16.5, फिर 19.5, 22.5, अब 3 जोड़ दो इसमें तो 25.5। अगले में ये वाला लेने को बोला मैं। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखनी है, ये याद रखने की तरीके। तो ये क्या बताया, ये डेप्थ हो गई, ये होगी गैलरी। तो अपने को बोला कि साइज ऑफ पिलर, तो ये साइज ऑफ पिलर है, इससे निकालते हैं हम। तो साइज ऑफ पिलर किस पे डिपेंड करती है? गैलरी की विड्थ पे और डेप्थ पे। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? डेप्थ ऑफ द सरफेस, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, एक ही ऑप्शन था। अगर ये गैलरी की विड्थ भी दे देता तो उस पर भी डिपेंड कर जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल बट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो वो देखो, ये सब ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इनके तो रेगुलेशन भी फिक्स है सीएमआर में। अंडर मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर, इन सब के तो रेगुलेशन भी फिक्स है, शायद इसका 46 है, इनका भी कुछ ना कुछ फिक्स है ना सीएमआर। ये गलत भी हो सकता है, 45 या 46 ऐसे ही कुछ था। लेकिन शॉर्ट फायरर का ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन तो है बट एक ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल कुछ लोग ही होते हैं ऑफिशियल में, जैसे सेफ्टी ऑफिसर ऑफिशियल है, मैनेजर ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल भी डिफाइंड कर रखा आपके सीएमआर में। आपका ये होमवर्क है, आज जाके देखिएगा, कल तो मैं बता ही दूंगा सारे के सारे जितने ऑफिशियल है। ठीक है, आज आपका होमवर्क है कौन कौन से ऑफिशियल है वो पता करो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो कौन कौन से ऑफिशियल है, 7, 6, 7 ऑफिशियल है। ठीक है, वो पता करो। काम माइनिंग में ही करना है, अगर जॉब माइनिंग में करनी है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सीएमआर, एमएमआर, अगर आप मेटल की तैयारी कर रहे हो तो एमएमआर, और अगर कोयले की तैयारी कर रहे हो तो सीएमआर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसमें दोनों में लिखे हैं, ये ऑफिशियल परिभाषित किया गया है, तो आप देखिएगा। ठीक है, ऑफिशियल के बारे में पता करना है। फिर एक और पता करना है, डीजीएमएस कितने प्रकार के पेपर कराता है, और इन पेपरों में आप कौन हर पेपर को कितने साल तक दे सकते हैं या कितनी बार तक दे सकते हैं, वो चीजें पता करना। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये दो होमवर्क दिए हैं वो पता करना है ना। Who out of the following is duly appointed in the writing by the manager as the competent person of the supervisor the operation plant and the equipment? वो होता है शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर को आप अपॉइंटेड मैनेजर अपॉइंट करता है।
वैसे अपॉइंट तो मैनेजर सबको लिख के देता है, बट शॉर्ट फायरर को हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूली अपॉइंटेड इन रिटर्न बाय द मैनेजर एज द कंपिटेंट पर्सन के रूप में शॉर्ट फायरर को मैनेजर सुपरवाइज ऑपरेशन वगैरह सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट करता है। देखो ये तो यार अब ऐसा सेक्शन वगैरह पूछ देता है डीजीएमएस वगैरह, तो पगलाट पगलेट है, क्या बोले अब भाई, ये काट कुटा के मत भेज देना, डीजीएमएस को पता चल रहा मेरे पे केस वेस करा दिए। सेक्शनलाइजेशन ऑफ द वर्क इन द बोर्ड एंड पिलर इन द वर्किंग स्टिपुलेटेड, अब मेरे को याद नहीं है भाई, देख लेना, इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए, पर देख लेना, अब रटना है ये चीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ द स्टोन डस्ट बैरियर, साला इसी में कैसे माइनिंग मेथड में कैसे पहुंच दिया स्टोन डस्ट बैरियर। चलो पूछ दिया तो पूछ दिया। जैसे मान लो ये फेस है आपका ना, मान लो ये, तो जो ये मान लो फेस है, तो फेस से जब भी आप लगाओगे ना, तो बोल रहा है कि आउट बाई ऑफ द फेस, तो वो होता है हेवी डस्ट बैरियर, इन बाई में होता है लाइट लाइट बैरियर, और आउट बाई में होता है हेवी बैरियर। आउट बाई में कौन सा होता है, स्टोन डस्ट, इसका मतलब एचडीबी मतलब स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट बैरियर होता है। आउट बाई में कौन सा होता है, आउट बाई में होता है हेवी बैरियर। प्रोविजन ऑफ द स्टोन डस्ट बैरियर, ये कब आया, ये आपके सर्कुलर आया था 1975 में, उसके अकॉर्डिंग। ये शायद लेजिस्लेशन में और डिटेल से पूछेगा, तब अपन ने इसको स्टोन डस्ट बैरियर को और हेवी डस्ट और लाइट डस्ट बैरियर, इनके बारे में मैं आपको पूरा एग्जैक्ट जो फर्स्ट क्लास के लिए चाहिए होता है उतना बता दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पेनल सिस्टम, कह रहा है कि पेनल सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो, पेनल सिस्टम आप क्यों बनाते हो, सब्सिडेंस वगैरह कम होता है उससे, कंट्रोल द सब्सटेंस डिफिकल्ट, तो ये तो उल्टा बोल रहा है, ये हल्लक हो गया। और इससे क्रशिंग ऑफ द पिलर भी कम होता है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो हटेगा ही। चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज मैक्सिमम, ये भी अपन पता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह अपन कम करने के लिए और उससे हैजार्डस फैले नहीं, इसलिए तो पैनल सिस्टम बना रहे हैं। प्रेशर ऑफ द, ये भी कम, तो आंसर क्या होगा वैसे, इट हैज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वेंटिलेशन एंड लोडिंग सिस्टम, इन सब का अलग अलग अपन जो भी करना है, वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ अलग अलग रखते हैं। To estimate appropriate air requirement in the underground mines, which of the following is true? ये चीज तो मैं बताया होगा आपको कि आपका जैसे ये हो गया मेन और मटेरियल, इन दोनों पे ही आपका डिपेंड करता है कि कौन, मटेरियल के लिए भी आपको एयर चाहिए और मेन के लिए भी चाहिए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आता है उसको अपन चूज करते हैं। ये बताया था मैं शायद कि मेन जैसे कि कितने आदमी कितनी शिफ्ट, मान लो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, अभी इसमें मान लो 100 जने काम कर रहे हैं, इसमें 150 जने काम कर रहे हैं, इसमें 250 जने काम कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम किस शिफ्ट में है, इस शिफ्ट में है, ठीक है। तो आदमियों के लिए क्या कितना रहता है, 6 मीटर क्यूब पर टन, और मटेरियल, मटेरियल के लिए क्या होता है, 2.5 मीटर क्यूब पर टन। अगर मान लो 1000 टन हो रहा है तो इतना, ये हो जाएगा 2500, ठीक है, मीटर क्यूब। और ये अगर कितने आदमी, 250, तो इसको करो 6 पंजे 30, 6 दो 12, 12 3 15, तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर, यहाँ पे क्या था, विच एवर इज हायर, तो वो ये ले लिया, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो 250, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि जित अगर आपने ज्यादा हवा दी तो कोई नुकसान नहीं है, पर कम नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ तो बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि आपको अप्रोप्रिएट जो एयर है वो कितना रिक्वायरमेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है, मेन और मटेरियल पे। तो डेली प्रोडक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, मेन पावर पे भी डिपेंड करता ही है।
तो इसमें दोनों ही हो जाएगा, तो ये हो, देखो आंसर डी। पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में कितना आदमी है और डेली टन आउटपुट कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, इन कोल सीम हैविंग द प्रोमिनेंट क्लीवेज और ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस द इनटेक एंड रिटर्न एयरवेज शैल बी एज फार एज अवे विच इज इक्वल टू। ये दो पिलर तक, दो पिलर के लिए होता है। देखो कभी भी आपको शायद ब्लास्टिंग वगैरह करना है तो उसमें भी आपको एक पिलर और दो पिलर और टू राइट एंगल बन जाए, एक राइट एंगल ये, दूसरा राइट एंगल ये, आप यहां से ब्लास्ट करते हैं। वैसे अगर मान लो कोई भी क्लीवेज और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है इनटेक और रिटर्न में, ये कितना दूर होना चाहिए, टू राइट एंगल बनना चाहिए। मतलब अगर मान लो, अब टू राइट एंगल तो आप बोल दो कि एक पिलर में भी बन जाएगा, अगर आप चाहोगे तो यहां से आया तो ये तो एक ही बना ना। कुल मिला के दो पिलर जितना दूरी होना चाहिए। दो पिलर कैसे, यहाँ कुछ है, साला चल क्यों नहीं रहा, यहाँ है। दो पिलर दूर ना, टू पिलर लेंथ जितना दूर होना चाहिए। ये टू पिलर ही याद रखो आप, ये राइट एंगल वाला मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये टू पिलर लेंथ याद रखो कि आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द टर्न आउट ऑफ द फेस लोडिंग मशीन। लीड डिस्टेंस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लीड डिस्टेंस तो फर्क पड़ता है, ये अगर मान लो आपका सोइल यहाँ है, डंपर यहाँ है, तो उसकी लीड कितनी है, यहाँ घूम के वापस यहाँ आएगा, लीड पे तो डिपेंड करता ही है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ द फेस इन द 6 हेडिंग। देखो इसको देखने का तरीका होता है, एक हेडिंग मान लो, दो हेडिंग, तीन हेडिंग, चार हेडिंग, पांच, छह। छह हेडिंग हो गई ना। अब बोल रहे कि इसमें मैक्सिमम फेस, जब मैक्सिमम फेस होता है तो अब हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे। अगर मिनिमम पूछता तो अपन इनको ज्वाइन कर देंगे, तो मैक्सिमम वाले में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनको गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और लास्ट वाले, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया मैं। अब क्या गड़बड़ किया हूँ, रुको एक सेकेंड। देखो इसमें क्या होता है, वापस बनाता हूँ यार, ऐसे बनता है हेडिंग।
पहला और लास्ट का ऐसे ही बनेगा, और बीच वाले जो होंगे उसमें 3 3 बनाओगे। आप अगर कॉन्सेप्ट सही से रखोगे ना तो गलत होने के चांस थोड़े कम होंगे। ठीक है, अब इसमें गिन लो। ये देखो 6 हेडिंग 6 होगी, फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही बनाना है, और बीच वाले 3 3 होंगे। तो इसमें गिनो, ये फर्स्ट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हेडिंग हो जाएगी। सॉरी, 6 हेडिंग में 16 फेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैं कल आपको फॉर्मूला भी बना के दूंगा, है ना, रटाऊंगा नहीं, कैसे बनता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, अभी आज थोड़ा ये कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मान लो इसमें मिनिमम पूछ लेता, ये मैक्सिमम पूछा, मिनिमम पूछ लेता तो क्या होता, इन दोनों को ज्वाइन मानते हैं अपन, फिर इनको ज्वाइन मान लेते हैं। फिर इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये 1 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहां वाले में तो आंसर आ जाएगा 16। Which of the following phases are not permitted to run in the board and pillar? कह रहा है कि which of the following phases are not permitted, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा phases परमिट नहीं होता है। आपके जो टॉप हेडिंग राइजेस फेसेस ऑफ टॉप हेडिंग और डीप फेसेस फेस ऑफ द बॉटम मोस्ट हेडिंग, कि आपकी जो टॉप हेडिंग में राइज है वो परमिट नहीं है, और जो बॉटम हेडिंग है उसमें डीप परमिट नहीं है। ये आपको ये चीजें परमिट नहीं है बोर्ड एंड पिलर में, ये तो याद ही रखना है यार, इस चीज को तो क्या बताऊं। कभी भी जो आपका क्रेडेंशियली रिक्वायर्ड, जब भी आपको कोई भी ब्लॉक वगैरह आवंटन होता है, उसमें आपको 25% तो आपके पैसा देखा जाता है, और 75% आपकी स्किल देखी जाती है कि आपको नॉलेज भी है नहीं है। तो 25% फाइनेंशियल क्रेडेंशियल और 75% टेक्निकल क्रेडेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग द सपोर्ट हैज द मैक्सिमम लीनियर प्रोग्रेशन? सबसे ज्यादा लीनियर प्रोग्रेशन किसमें होता है? वो रूफ बोल्टिंग में होता है। यहीं तक रखते हैं। 5 6 क्वेश्चन अगर बच्चे भी होंगे तो या तो छोड़ देंगे या देख लेंगे अगली क्लासों में यार, है ना। 4 5 क्वेश्चन अपने खुद से भी देख सकते हो। बाकी माइनिंग मेथड अभी तक कंप्लीट ही मानो आप। कुछ क्वेश्चन जो 4 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, और ये जो 2 4 चीजें होमवर्क में अगर मैंने दी है उसमें कोई डाउट हो, जैसे इसका फॉर्मूला वगैरह आपको चाहिए ही है तो भी पूछ लेना, वरना खुद बना के कोशिश करना। सब मुझे लग रहा है ग्रेजुएट है, बना सकते हो, है ना। दो, एक बार 3 हेडिंग लेना, उसके फेस कैलकुलेट करना, 2 हेडिंग लेना और उसके फेस कैलकुलेट करना, दोनों में टू टू वेरिएबल 2 इक्वेशन से दोनों अननोन निकल जाएंगे, और उससे एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा।